नमस्कार दोस्तों, मैं आपका ऋषिपाल शर्मा। आज हमारे साथ डॉक्टर भीमेंद्र सिंह जी हैं। सर, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं कल मास मीडिया में। बहुत ही आपका धन्यवाद और आपका बहुत बहुत स्वागत। डॉक्टर भीमेंद्र सिंह एक ऐसी शख्सियत हैं जो बहुत एक प्रोफेसर हैं। डॉक्टर के नाम से ही आप समझ गए होंगे कि ये पंजाबी यूनिवर्सिटी में एज ए प्रोफेसर पंजाबी पढ़ा रहे हैं। और आज जितनी भी बातें होंगी वो प्योरली पंजाबी के ऊपर होंगी। बिल्कुल। और इनकी पर्सनालिटी और इनके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर भीमेंद्र सिंह जी, अपने बारे में कुछ बताएं आप। शर्मा जी, मेरा जो जन्म है वो संगरूर के एक गांव है लौंगोवाल, और बहुत ही ऐतिहासिक गांव है, और जिसके लगभग 53 जो शहीद हैं वो माने गए हैं, जिनमें भाई मतीदास जी हैं, भाई सतीदास जी हैं, भाई दयाला जी हैं, भाई बनी सिंह जी हैं, और बहुत से ऐसे लोग, संत हरचंद सिंह जी लौंगोवाल हैं, जिन्होंने देश के लिए, धर्म के लिए, लोगों के लिए, समाज के लिए अपनी ज़िंदगियां दी हैं, शहीदियां प्राप्त की हैं। तो उस गांव में मेरा जन्म हुआ 1970 के करीब, और उसके बाद मैं उसी गांव में अपनी सरकारी स्कूल में अपनी पढ़ाई शुरू की। और उसके बाद मेरी जो लाइफ है वो आम बच्चों जैसी नहीं थी। उसका कारण ये था शर्मा जी कि मेरे माता जी गुज़र गए जब मैं लगभग 2.5 साल का था, और मैंने अपनी माता जी को नहीं देखा। मेरी 2 छोटी बहनें भी थी, कोई एक 6 महीने की थी और एक थोड़ी सी बड़ी थी। सो वो भी साथ ही गुज़र गई। सो उसके बाद जो आपको पता ही है कि मतरेई माँ वाला जो सलूक होता है, क्योंकि फादर साहब ने दूसरी शादी करवा ली थी। सो वो ऐसा दौर था जिसमें बहुत ज़्यादा दुख तकलीफ़ें थी, और इसी वजह करके मुझे 5 स्कूल 10वीं तक बदलने पड़े। क्योंकि जब मुझे कोई रिश्तेदार लेके जाता था, मामा जी मेरे ले गए, उन्होंने हटवा के कहीं दूसरी में लगा, दूसरे स्कूल में शिफ्ट कर दिया। और इसी तरह कोई जब मैं अपने दादके आया दादाजी के पास, तो उन्होंने स्कूल चेंज कर दिया। सो करते करते 10वीं तक पहुँचते पहुँचते 5 स्कूल मुझे बदलने पड़ गए। उसके बाद मुझे धीरे धीरे स्पोर्ट्स का शौक़ पड़ गया, खेलने का, और मैं सरदार मनजीत सिंह जी कोच, जो कि बालियाँ से आते थे, संगरूर में पोस्टेड थे, सो उनके पास मैंने खेलना शुरू किया। और मैं 7वीं 8वीं में पहली नेशनल, स्कूल नेशनल खेलना जो है खेली मैंने। और उसके बाद मेरी एडमिशन इसी स्पोर्ट्स के आधार पे DAV कॉलेज चंडीगढ़ में हो गई +2 में। सो उसके बाद मैं चंडीगढ़ में पढ़ना शुरू किया, और चंडीगढ़ DAV से मैंने BA की, और BA करने के बाद मैंने जो है पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, वहाँ से MA, और वहीं से मैं PhD, जैसे आपने बोला था कि डॉक्टर मेरे नाम पे लगा, वो इसलिए लगा क्योंकि मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से PhD की डिग्री जो है वो कंप्लीट की। मेरा जो विषय था PhD का वो था राजनीतिक लहरें और साहित्य, इनका जो संबंध है उसके बारे में मैंने अपना PhD का थीसिस लिखा। उसके आधार पे मुझे PhD की जो है डिग्री मिल गई। और उसके बाद मेरी जो पोस्टिंग थी 94 में, वो यादविंद्रा पब्लिक स्कूल पटियाला में, आपने सुना होगा नाम, YPS पटियाला, बिल्कुल बहुत मशहूर स्कूल है। वहाँ मैंने पंजाबी पढ़ानी शुरू की, और डॉक्टर हरीश ढिल्लों जी ने मुझे सेलेक्ट किया। और उसके बाद मैंने लगभग 10 साल उस स्कूल में पढ़ाया। बहुत सारे लोग वहाँ मिले। आपने नवजोत सिंह सिद्धू जी का नाम सुना होगा, और सोडी साहब का, जो कि क्रिकेट में बहुत बड़ा नाम है। इनके बच्चे मेरे से बड़े हैं, करण सिद्धू और उनकी बेटी राबिया। ये सारे जो बच्चे थे लगभग 10 साल में मैंने पढ़ाए। और यहाँ तक कि युवराज जो बहुत बड़े क्रिकेटर हैं,
उनके फादर साहब मेरे दोस्त थे, हमें डीएवी कॉलेज चंडीगढ़ के मेरे कोच थे वहाँ। उन्होंने युवराज जी को जब वो प्लस 10+1 करने के लिए भेजा मेरे साथ कि इसको आपने YPS में दाखिला कराना है, तो वो भी मैंने कोशिश की, मगर युवराज जी की जो उस समय प्रिंसिपल चेंज हो गए थे, वो एडमिशन ना हो सकी। मगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि YPS से मैंने बहुत कुछ सीखा है और YPS ने मुझे बहुत कुछ सिखाया और बहुत से लोग मेरे वाकिफ़ बने और बहुत से जो स्पोर्ट्स के पर्सनैलिटीज़ हैं, अलग अलग जो क्षेत्र हैं, और उनके जो मैं संपर्क में आया और बहुत कुछ उनसे सीखा। उसके बाद मेरी कुछ समय के लिए जो ड्यूटी है वो पब्लिक कॉलेज समाना में हो गई और पब्लिक कॉलेज समाना में पढ़ाने के बाद फिर मेरी 2003 में सिलेक्शन एज ए लेक्चरर पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला के साहित्य अध्ययन विभाग में हो गई और लगातार मैं अभी यहाँ पढ़ा रहा हूँ पिछले 20 सालों से। और इन 20 सालों से मेरी जो बुक्स हैं लगभग 26 बुक्स मेरी आ चुकी हैं और कुछ किताबें और पाइपलाइन में हैं और अगले दिनों में एक नई किताब जो है वो मेरी आ रही है। और लगातार बच्चों को पढ़ाता हूँ और लिखने का काम करता हूँ। थोड़ा बहुत मुझे इंटरेस्ट है जो पॉलिटिक्स में, क्योंकि मैंने बताया कि मेरा जो PhD का विषय था वो पॉलिटिक्स और साहित्य का था, आपने बताया था। इसलिए जो आम आदमी पार्टी जब बन रही थी और आज से लगभग 12-13 साल पहले अन्ना हज़ारे का आंदोलन चल रहा था, तो उसमें हमने आंदोलन में भाग लिया और ऐसे जैसे केजरीवाल जी के साथ मिलके मैं उसका फाउंडर मेंबर बना और धीरे धीरे जो लोग जुड़ते गए और काफ़िला बनता गया और आज वही पार्टी आज सत्ता में है। तो मुझे बहुत खुशी होती है कि जब मैंने एक बूटा लगाया था इस पार्टी में, मैंने कोशिश की थी उसको बड़ा करने में, तो आज बूटा जो है अच्छे फल दे रहा है। तो उम्मीद है कि आने वाले दिनों में और भी बूटा जो है बढ़ेगा, फैलेगा, फूलेगा और लोगों को अच्छे फल खाने को मिलेंगे। तो ये मेरा लगभग जो मैं कहूँ कि पिछले 50 साल का दौर जो रहा है, मेरी उम्र अब लगभग 52 साल है और इसमें मैंने जो काम किए हैं वो पढ़ाने का, पढ़ने का या बस थोड़ा बहुत जो पॉलिटिक्स है उसमें काम करने का जो मुझे मौका मिला है वो मैं समाज की सेवा करता रहता हूँ। तो आपकी जो किताबें हैं सर किस विषय के ऊपर होती जा रही? मेरी ज़्यादातर जैसे मैंने बताया कि पॉलिटिक्स के ऊपर, सत्ता, सियासत और साहित्य और समाज, ये तीनों को मिला के मैं काम करता हूँ। आप कुछ अपनी किताबों के नाम? हाँ, जैसे मेरी पहली किताब आई थी जब मैं लगभग 28 साल का था, वो थी समाज, सियासत और साहित्य, पहली किताब का नाम था। उसके बाद फिर सत्ता, संघर्ष और साहित्य आई, फिर आई पंजाबी कहानी और सियासत, इस पे मेरी किताब आई। और अब जो मेरी किताब नहीं आ रही है वो है चिंतन के चतेरे। चिंतन मतलब जो इंटेलेक्चुअल वर्क जिन्होंने लोगों ने किया है सोसाइटी के लिए, चाहे वो इंटरनेशनल फेम के लोग हों, चाहे इंडिया के हों, चाहे वो पंजाब के हों, उनके ऊपर मेरे जो स्केचेस हैं वो मैंने लिखे हैं, लगभग 15 के करीब उसकी किताब जो है। यानी कि मेरा जो फोकस है वो है सोसाइटी और पॉलिटिक्स और साहित्य। इन तीनों का क्या संबंध है, तीनों कैसे काम करते हैं, इनके बारे में मैं अपनी किताबें लिखता हूँ। जी सर। बिल्कुल। आप टोटल कितनी आपने बताई थी किताबें? मेरी लगभग 27 किताबें हैं। 27 किताबें। कुछ एडिट किताबें हैं, मैंने संपादना भी की है। कुछ किताबें जो मैंने अनुवाद भी किए हैं, ट्रांसलेशन किया है। ऐसे मतलब अलग अलग है, लगभग 9-10 किताबें जो मैंने अनुवादत की है और जो संपादना की है। ये इन पर जैसे कुछ दलित साहित्य पर मैंने किताब एडिट की है, बहुत उसके कई एडिशन छपे हैं। इसी तरह ग्लोबलाइजेशन पर मैंने किताब एडिट की है, उसके भी बहुत सारे एडिशंस छप चुके हैं। तो कहने का मतलब है कि जो मेरी किताब होती है वो एक बार छप के ऐसे नहीं कि ख़त्म हो गई, वो उसकी डिमांड बच्चों में या विद्यार्थियों में या जो इंटेलेक्चुअल्स हैं
वो लगातार उसको खरीदते हैं, पढ़ते हैं और बिकती रहती है। दिखते रहती है। सो इसका ये मतलब मुझे बड़ी खुशी होती है कि लोगों ने मेरी जो राइटिंग है उसको बहुत मान सत्कार दिया है। इसके लिए मैं अपने पंजाबी पाठकों का बहुत आभारी हूँ और बहुत मैं उनका धन्यवाद भी करना चाहता हूँ। तो आपने कहा साहित्य और राजनीति का मेन आपका विषय रहा है, मेन विषय ही है। अब थोड़ा सा इसके विषय में बताएंगे, साहित्य का क्या रोल है और राजनीति के अंदर? देखो, जब भी राजनीतिक लहरें चली हैं दुनिया में, चाहे अब पंजाब की बात कर लो, चाहे दुनिया की बात कर लो, चाहे भारत की बात कर लो, हिंदुस्तान की बात करो, तब साहित्य ने अपना रोल अदा किया है। जैसे मान लो अब हम कह सकते हैं कि मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये भी एक तरह से देश की आज़ादी के बारे में जब हम बात करते हैं, जो लहरें चल रही थी और जैसे इसमें सुभाष चंद्र बोस जैसे बोल रहे थे, इसी तरह गांधी जी अपनी लगातार, चाहे वो समय जीवनी उनकी ऑटोबायोग्राफी हो, चाहे उनके अलग अलग पत्र हों, चाहे उनकी लिखतें हों, रचनाएं हों, वो लगातार लिटरेचर के ज़रिए अपना काम कर रहे थे। सो मैं कहना ये चाहता हूँ, चाहे कोई भी लहरें जब चलती है, पूरे आप प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक, उनमें साहित्य का रोल, रचनाओं का रोल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। सो ये रहेगा ही रहेगा। सो इस करके जब भी कोई इनकलाब आते हैं, चेंजेस आती हैं, तो उनमें जो साहित्यकार होते हैं, जो बुद्धिजीवी होते हैं, वो अपना रोल अदा करते हैं और उस रोल के कारण लोगों में चेतना पैदा होती है। वही चेतना आगे पॉलिटिकल चेतना बनती है, सियासी चेतना बनती है और उसी सियासी चेतना से समाज में जो है, जो अंतर है, जो बदलाव है, वो आना शुरू होता है। सो इस करके मैं यही कहना चाहता हूँ कि साहित्यकार और बुद्धिजीवी का बहुत बड़ा रोल समाज के लिए होता है। आज तक अगर समाज इतना आगे आया है, जो अपने शुरू से लेकर यहाँ तक, उसमें बुद्धिजीवियों का और साहित्यकारों का बहुत बड़ा रोल, मेजर रहा है जी। तो अभी आप जो विषय पंजाबी पढ़ाते हैं, तो उसके विषय के ऊपर आप कुछ बात बताएंगे कि बच्चों को जो पंजाबी भाषा है जो, तो आप उसको किस माध्यम से पढ़ाते हैं और उनका मतलब आपको किस वे, आपका तरीका क्या है कि बच्चे ताकि ईजिली इस भाषा को समझ सकें? देखो, पहली बात तो ये है कि जो अपनी मातृभाषा होती है, बच्चे को उसी ज़ुबान में अगर हम पढ़ाएंगे, कोई भी मातृभाषा किसी भी हो सकती है, मतलब यूपी वाले लोगों की अलग मातृभाषा होगी, ठीक है ना, राजस्थान वालों की अलग होगी, पंजाब वालों की पंजाबी होगी। सो अगर हम बच्चे को अपनी उसकी मातृभाषा में पढ़ाएंगे शुरू से, तो वही बच्चा ग्रो करेगा जल्दी। बजाय उसको, मान लो हम बच्चे को हम क्या करते हैं कि मान लो नाक है, अगर बच्चे को जब बड़ा होता है, वो शुरू में हम कह रहे हैं नाक नहीं कहना, नोज़ कहे बच्चे, ये आँख नहीं है, ये आईज़ है, ठीक है ना। वो बच्चा बेचारा कंफ्यूज हो जाएगा, यार मुझे लोग तो आम जो मैं सुन रहा हूँ वो तो नाक बोल रहे हैं, ये मुझे जो पेरेंट्स मेरे सिखा रहे हैं वो कह रहे हैं कि ये तो नोज़ है। तो वो बेचारा कंफ्यूज होके ना वो पंजाबी पढ़ पाता है, ना वो बेचारा अंग्रेज़ी में डेवलप हो पाता है। वो कंफ्यूज होता धीरे धीरे वो उनकी भाषाओं में रुचि जो होती है वो कम होनी शुरू हो जाती है। सो इस करके यही जो दिक्कत है, ये सारी ज़िंदगी बच्चे के साथ रहती है। सो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें एज ए पेरेंट्स बच्चों को अपनी मातृभाषा में पढ़ाना चाहिए। अगर उसकी सही ग्रोथ होगी तो अपनी मातृभाषा में ही होगी। सो मैं ये नहीं कहता कि इसकी इवज़ में हम बाकी भाषाओं को ना पढ़ाएं, बाकी भी पढ़ाएं, मगर बेसिक जो चीज़ है उनको, वो अपनी मातृभाषा है, उनको हिंदी भी आनी चाहिए, उनको उर्दू भी आनी चाहिए, उनको इंग्लिश भी आनी चाहिए, उनको कोई विदेशी भाषा फ्रेंच, जर्मन, ये भी आनी चाहिए। जितनी भाषाएं बच्चा सीखेगा उतना ही उसका दिमाग जो डेवलप होगा। मगर अपनी मातृभाषा को भूल के, जैसे मेरी माँ है, माँ को मैं भूल के अपनी मासियों को, चाचियों को, ताइयों को ज़्यादा रिस्पेक्ट दूँ, माँ को कहूँ कि बस मैं नहीं आपको समझूंगा, मैं नहीं आपको पूछता, फिर क्या होगा? फिर तो माँ कहेगी यार ये सारा ड्रामा कर रहा है। सो यही हमारे साथ हो रहा है अभी
कि हम अपने बच्चों को मातृभाषा तो पढ़ा नहीं रहे, दूसरे कह रहे हैं कि आप अंग्रेज़ी भी सीख लो क्योंकि आपने तो आईलेट्स पास करना है, आप दूसरी भाषाएं सीखो, जर्मन सीखो, ये सीखो, मगर अपनी भाषा ना सीखो। सो बच्चा क्या हो रहा है कि बच्चा ना तो जर्मन सीख पा रहा है, ना अंग्रेज़ी में परफेक्ट मान रहा है, पर धीरे रट्टाफिकेशन हो रही है, सिर्फ टाइम पास हो रहा है। सो बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल ठीक है, रट्टाफिकेशन ज़्यादा चल रही है। रट्टाफिकेशन है कि आप इतने रट्टे ला लो, ये कोर्स क्लियर कर लो, ये टेस्ट क्लियर कर लो। उसका कारण क्या है कि बच्चों के पास जो नॉलेज आनी चाहिए, जो एक प्रॉपर नॉलेज है, वो नॉलेज नहीं आ रही, सिर्फ जस्ट इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन के साथ आप ज़्यादा लंबा समय अपनी जो इंटेलेक्ट है उसको नहीं डेवलप कर सकते। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत आज के जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें आ चुकी है। मैं आपको एक पीछे बात बताता हूँ। मेरे पास एक लड़की आई, वो बेसिकली BCA कर रही थी जी, तो BCA कंप्लीट कर ली जी, वो मुझे मामा जी कहती है जी, ठीक है जी। मैं क्या एक बार बता, मैं क्या तेरे को तूने BCA कंप्लीट की, क्या तुझे वेबसाइट बनानी आती है? बिल्कुल नहीं आती। कहती नहीं आती जी। तो मैं हैरान था, मैं क्या तूने पास कैसे की? कहते कुछ नहीं, मैं तो रट्टा मार रहा है, बस यही रट्टाफिकेशन चल रही है। यही हो रहा है। इवन यहाँ तक के जो हमारे IAS PCS लोग बन रहे हैं, जिनको के नॉलेज के भंडार होना चाहिए, वो भी रट्टे के अनुसार ही बन रहे हैं। रट्टा लगाते हैं, अपने मेन पास करते हैं, प्रीमियम जो रैली जो उनका पेपर होता है वो है, इंटरव्यू पास कर लेते हैं और ऐसे बन जाते हैं। फिर उसका नतीजा क्या निकलता है? उसका नतीजा ये निकलता है कि समाज जो हमारा डेवलप होना चाहिए था, आज 75 साल के बाद हम जहाँ खड़े हैं, इंडिया जहाँ खड़ा है, वहाँ जब जो लोग हमारे से छोटे छोटे, सिंगापुर है हमारे से बाद में आज़ाद हुआ, चाइना हमारे से बाद में आज़ाद हुआ, और बहुत से इवन बांग्लादेश तक हमारे से बाद वाले आज़ादी वाले हैं, ये हमारे से आगे निकल चुके हैं। क्योंकि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो हमने ठीक नहीं किया, ठीक नहीं। उसके ऊपर हमने रट्टाफिकेशन पर ज़्यादा जोर दिया। जो हमें प्रैक्टिकल चीज़ें करनी चाहिए थी, जो हमें प्रैक्टिकल चीज़ों में डेवलप करना चाहिए था, बजाय हम थ्योरी हमने ज़्यादा बढ़ा दी, प्रैक्टिकल हम कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। तो अगर क्योंकि अल्टीमेटली चीज़ों ने डेवलप तो प्रैक्टिकल होके करना है। यूरोप ने क्या किया? यूरोप ने सारा जोर प्रैक्टिकल पर लगाते हैं, वो बच्चे को हाथ से काम करना सिखाते हैं, अकेली के लिए जैसे आपने वेबसाइट बनाना सिखाते हैं, वो उनको वहाँ सिखाते हैं कि प्रैक्टिकल करके दिखाओ बच्चों, हमें थ्योरी नहीं पे ऊपर काम नहीं करना। हाँ, हम तो प्रैक्टिकल चाहते हैं। सो अगर हम बच्चों को प्रैक्टिकल, चाहे वो IIT है, चाहे दूसरे सोशल साइंसेज है, अगर उनको प्रैक्टिकल हम नहीं शिक्षा देंगे तब ऐसे ही चलता रहेगा, रट्टाफिकेशन चलती रहेगी और हमारा इंडिया पीछे जाएगा। और आज भी देखो कि अगर मान लो 10 बच्चों ने कोई IIT से या बड़ी यूनिवर्सिटी से डिग्री ले ली, उनमें से लगभग 90% बच्चे जो है अब उनको प्रैक्टिकली कुछ नहीं आता होता। तो यही कारण है कि हमें फिर नौकरी कहाँ से मिलेगी? नौकरी के लिए तो प्रैक्टिकल चाहिए, लेकिन अगर किसी कंपनी में आपने नौकरी करनी है, अगर प्रैक्टिकल आपको आता ही कुछ नहीं है तो वो तो आपको रिजेक्ट कर देगी। काम हो रहा है आने वाले दिनों में तो सर मेरे हिसाब से अभी तो सीधी एक ही बात पूछी जाएगी, आपको ये आता है तो आप आ जाओ, प्रैक्टिकल करके हमें डिग्री ठीक है, वो अच्छी बात नहीं है, कोई नहीं, अगर है नहीं है वो अलग बात है, अलग बात। आप हमें ये आपको हमने प्रॉब्लम दे दी, इसको प्रैक्टिकल करके दिखाओ, प्रैक्टिकल तो दिखाना पड़ेगा। बस ऐसी एजुकेशन हमें लानी पड़ेगी इंडिया में, तब हमारा इंडिया आगे बढ़ेगा। नहीं तो ऐसी जो पिछले सिलेबस चल रहे हैं रट्टे वाले, उससे कोई फ़ायदा नहीं होएगा और वो उससे तो नुकसान ही हो रहा है। बिल्कुल। डॉक्टर भूमिंदर सिंह जी, ਹੁਣ साहित्य की गल हुई है जी, तो आपसे कुछ साहित्य की 4 पंक्ति या पोएम को ना सुने बगैर तो मज़ा भी नहीं आएगा। तो मैं जरूर चाहूँगा कि आपकी जो फेवरेट कोई कविता या 4 लाइनें हैं वो आप थोड़ा बोल के और समझाएं। जी सर, और हमारे जो पंजाबी के बहुत बड़े कवि हैं, आपने भी शायद नाम सुना हो, सुरजीत पात्र साहब, उनकी मैं गज़ल बहुत अपने जो कॉलेज के दिनों में, यूनिवर्सिटी के दिनों में मैं कंपटीशन में जाता था और वो अक्सर मैं गुनगुनाया करता था, गाया करता था स्टेजों पे।
वही मैं आपको सुनाने की कोशिश करूँगा। बेशक मैं रियाज वगैरह तो अब नहीं चलो वो रहा, तो मगर कोशिश मैं ज़रूर करूँगा। वो है कि कुछ के हाथां हनेरा जरेगा किवें, चुप रहा तां शमादान की कहणगे। गीत दी मौत एक रात, गीत दी मौत इस रात जे हो गई। मेरा जीना मेरे यार किंज सैणगे, जो विदेशां च रुलदे ने रोज़ी लई। ओ जदों देस परतणगे अपने कदी, कुछ तां सेकणगे मां दे सिवे दी अगन। बाकी कबरां दे रुख हेठ जा बैणगे, कुछ के हाथां हनेरा जरेगा किवें। चुप रहा तां शमादान की कहणगे, चुप रहा तां शमादान की कहणगे, चुप रहा तां शमादान की कहणगे। क्या बात, बहुत 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 शुक्रिया। बहुत 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 ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਜੀ। थैंक यू सर। ਔਰ ਸਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਐਸੀ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਕੜ ਪਾ ਸਕਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੋ ਜੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਵੰਚਿਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਇੱਕ ਟਿਪਸ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਤਰ ਭਾਸ਼ਾ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸ਼ਰਮਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਰਮਨ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਤਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਤਰ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਤਰ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਜੌਬ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਜੇਗੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਤਰੱਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹ ਅਸੂਲ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰੱਟਾਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੱਟੇ ਨੂੰ ਛੱਡੀਏ, ਅਸੀਂ ਨੌਲੇਜ ਗੇਨ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਨੌਲੇਜ ਕ੍ਰੀਏਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਬਣੀਏ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਬਾਕੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ, ਉਹ ਹੈ ਨੌਲੇਜ। ਨੌਲੇਜ ਬਾਕੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਕੋਲੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨੇ ਇੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੁਦਰਤ ਨੇ, ਨੇਚਰ ਨੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਦਿਮਾਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਲੇਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਜੋ ਇੱਛਾ ਹੈ ਉਹੀ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਰਿਗਵੇਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤਮਸੋ ਮੈਂ ਜੋਤੀ ਗਰਮੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਤੋਂ ਚਾਨਣ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਵੱਲ, ਗਿਆਨ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਚਾਨਣ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਗਿਆਨ ਸਾਨੂੰ ਅਰਜਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੇਕਰ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਿਲੇਬਸਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਗੀਆਂ ਔਰ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਸਿਲੇਬਸ, ਰੱਟਾਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਉਣਗੀਆਂ ਔਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦੇ ਨੰਬਰ ਵਧਣਗੇ ਔਰ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਘਟਾ ਕੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵੱਲ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਨੌਲੇਜ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਇਹ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਨੌਲੇਜ ਲਈ ਵਰਤੋ, ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨਾ ਜਾਇਆ ਜਾਏ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦੋ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਮਾੜਾ ਪਾਸਾ ਹੈ
ਉਧਰ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਅੱਛਾਈਆਂ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਗੇਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਫਰਕ ਪਏਗਾ, ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ ਵੀ ਫਰਕ ਪਏਗਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿੱਥੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਰਸਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ BA PhD ਤੱਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੱਜ ਦੌੜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਕਈ ਨਵੀਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ, ਨਵੀਂ ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ, ਸ਼ੂਗਰ, ਹੋਰ ਮੋਟਾਪਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਇਰਾਇਡ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਸ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਦੱਸ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਸ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹੀ ਹੈ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਘੰਟਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਲਈ ਕੱਢੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਕੱਢੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਯੋਗ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਸ਼ੁੱਧ ਹਵਾ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੈਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਚੰਗਾ ਜੀਣਾ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਦੇਖੋ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਭੁਗਤ ਕੇ ਸਾਡਾ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਸਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਮਿਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਣ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਜਾਈ ਨਾ ਗਵਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ 'ਚ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਨਿਰੋਗ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਿਤਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵੀ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ 1 ਨੰਬਰ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਮੁੱਲੇ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ। ਡਾਕਟਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸਰ ਬਹੁਤ। ਕੱਲ ਮਾਸ ਮੀਡੀਆ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣੇ ਜਾਓਗੇ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਪਣ ਹੈ ਸਰ, ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ।